अभी बस एक ही यूनिवर्सिटी आपको दिखाई देगी, दैट इज गलगोटिया, है ना, नोएडा बेस्ड। पहले कभी नहीं सुना होगा पर अब ज्यादा सुन रहे हो, नोएडा। चलो, बाकी इतनी पॉपुलर नहीं थी, थोड़ी सी स्टेटमेंट्स आती हैं और वो कंट्रोवर्सी बन जाती है थ्रू आउट इंटरनेशनल। अब यहाँ पे एक रोबो डॉग दिखाया गया। ये जो डॉग था, इन्होंने बोल दिया कि ये हमने इनोवेट करा है इसको, तो उसको लेके थोड़ी सी यहाँ पे कंट्रोवर्सी बन जाती है। अब यूनिट्री गो 2 करके ये बिकता है और ये चाइनीज मेड है पूरी तरह से। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया रोबो डॉग्स नहीं बना रहा है। एक एग्जाम्पल आप बहुत पहले पढ़ चुके थे, एआई समिट से भी, ठीक है, उससे भी पहले पढ़ चुके हो, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस भी यूज कर रही हैं। म्यूल, याद है म्यूल की? इंडियन आर्मी ने स्पेशली बनाया था कि अपर टेरेंस पे हमें जो ह्यूमन लेबर है वो रिड्यूस करनी है, रोबोटिक्स की तरफ जाना है, तो म्यूल तो बहुत पहले का बना हुआ है। उसके अलावा और बहुत सारे एआई स्टार्टअप्स हैं जो इंडिया के अंदर इनिशिएट हुए हैं। गुड मॉर्निंग। पर इसकी वजह से थोड़ी कंट्रोवर्सी बन जाती है। आज मैं सिर्फ हाइलाइट्स दूंगी आपको कि क्या क्या चीजें शो करी गई। मेन जो हमारा टारगेट था वो हेल्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। बड़े दिन से मैंने आपको बताया अभी कि एक मॉडल शोकेस करा गया जिसमें मेडिकल फील्ड को दिखाया गया है कि सर्जरी आप डिस्टेंस से कैसे परफॉर्म कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि मेडिकल सर्जरी अभी सिर्फ शोकेस ही करी गई है और हमने करी नहीं है, 2 बार कर दी है। हैदराबाद और मुंबई का एग्जाम्पल देखा था, 250 किलोमीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस था, 0.4 मिली सेकेंड की लेटेंसी के साथ सर्जरी परफॉर्म करी गई थी, तो उनको भी शोकेस करा गया एआई समिट के अंदर। अब देखो, जब एआई समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट की बात कर रहे हैं, रोबोट्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। एआई एक तरह से टेक्नोलॉजी आ जाएगी आपकी जो इंटीग्रेटेड रहेगी रोबोट्स के साथ, या फिर जो भी अप्लायंसेस आप यूज करते हो उसके अंदर भी क्या करा जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करा जा सकता है। इसके अलावा पहला जो सेक्टर एआई समिट के अंदर आप देखोगे दैट इज हेल्थ। हेल्थ को कैसे जल्दी से जल्दी क्योर किया जा सके, कैसे ट्रीट करा जा सके, उसके ऊपर फोकस करा। बड़े सारे सेंसर मॉडल बेस्ड एआई भी शो करेंगे जो आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है। इसके बाद नंबर 2 पर आ गया फार्मर्स। बार बार आप पढ़ रहे थे, अभी एक दो चीजें आपने पढ़ी हैं जो बिल्कुल इसी हफ्ते के अंदर पढ़ी हैं। एक नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलेटेड था, एनी रेस, ठीक है, एक एनी रेस पोर्टल था, पर वो तो सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए था। वहां पे जो उनकी एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे तो करना ही है हमको प्रमोट, साथ में इंडिया में भी हो जाएगा प्रमोट। इसी के साथ एक और पढ़ा था उससे अगला, भारत विस्तार। वेरी गुड। भारत विस्तार में आपने क्या देखा, इंटीग्रेटेड मॉडल, पूरे पैन इंडिया लेवल पे आप कैसे अवेयरनेस रेस कर सकते हो, सारी डिटेलिंग लगभग जो फार्मर को एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में चाहिए होती है वो वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तो आगे प्रीवियस एग्जाम्पल जो आप पहले से कर रहे हो, यूनियन बजट के अंदर दिखाया था भारत विस्तार। फिर उसके बाद कई लोग ब्लाइंड होते हैं, तो ब्लाइंड लोगों के लिए भी ऐसे ही एआई टूल्स बनाए जा रहे हैं। BI करके एक टूल आ जाएगा, तो उसको क्यों बनाया गया, ताकि उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आपने क्या किया, वल्नरेबल सेक्शन को भी कवर अप कर लिया। सेम कहीं सुन नहीं सकते तो उनके लिए भी एआई सेंसर्स बनाए जा रहे हैं और सारे मेड इन इंडिया ही हैं। तो मतलब एआई जो इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर वो फ्लरिश कर रहा है इस टाइम पे। और बाकी ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ गलगोटिया ने दिखाया, ये चाइना मेड रोबोट था, इस वजह से ये कंट्रोवर्सी होगी। ऊपर से इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है स्पेशली फॉर द ऐसे टाइप के रोबोट्स बनाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने के लिए। अब देखो, गलती तो सभी से होती है, मानते हो ये बात, हर किसी से होती है गलती, पर दूसरी चीज, किसी दूसरे की चीज को खुद का बोल देना, वहां पे थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। मतलब वो तुमने फिर बाद में इनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टेटमेंट भी आता है कि एक तो पहली बात ये प्रेस के सामने ऑथराइज नहीं थी कि इसके बारे में कुछ भी बोले, नंबर 1 चीज। और दूसरा कि वो थोड़े एंथुसियास्ट हो गए थे कैमरा के सामने कि एआई समिट में है, ग्लोबल मीट है, इतने लीडर्स वहां पे आए हुए थे, मैक्रोन जी आए हैं, साथ में इन्विटेशन भी दिया कि G7 समिट है, आ जाना। तो इंडिया को G7 समिट इस बार का कहाँ पे है, फ्रांस, एवियंस करके लोकेशन आ जाएगी, वहीं पे इस बार समिट भी होगा। तो ये सारी चीजें, और उसके अलावा सुंदर पिचाई जी वो भी आ रखे हैं, तो मतलब ग्लोबल लीडर्स की प्रेजेंस आपको ठीक ठाक मिलेगी इस टाइम पे। और ये कहाँ पे चल रहा है, न्यू दिल्ली में। वेरी गुड। तो ये भी आपने, और इस बार का थीम क्या है, किन पिलर्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ये आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा रेलिवेंट रहेगा। पर उससे पहले थोड़े से हाईलाइट देख लेते हैं। ये होगी कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी में इन्होंने क्या बोला, ये ओरियन हमने बनाया है, जो रोबो डॉग्स की कैटेगरी आती है उसी के लिए कलेक्टिव नेम यूज कर लिया जाता है, दैट इज ओरियन। पर ये था मेड इन चाइना, तो चाइना की गवर्नमेंट ने खुद अपने
ट्विटर जो हैंडल जैसे यूज करते हो आप, वैसे उनका भी जो गवर्नमेंट पोर्टल है उसके ऊपर ये पब्लिश भी कर दिया कि थैंक यू, आपने हमारा रोबोट इतना प्रमोट कर दिया। तो वैसे करके थोड़ी सी वो फिर बेइज्जती भी हो जाती है। इधर गवर्नमेंट इंफोग्राफिक्स यूज कर रही है कि इंटरनेशनली हम भी चमक सकें, और यहाँ पे एक आध आ जाता है, वो सुना ही है आपने, एक मछली आती है सारा गंदा करके चली जाती है तालाब को। तो अभी एआई समिट पे उतनी नजर नहीं थी शायद, पर ये स्कैम जब हुआ तो वो इंटरनेशनली अट्रैक्टिव हो जाता है कि एआई समिट नहीं है, स्कैम समिट है, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स बोली गई। पर ठीक है, हमें पॉजिटिव साइड भी देखनी है। जैसे एक एग्जांपल आपने कर लिया भारत विस्तार का, तो यहाँ पे वर्चुअल इंफॉर्मेशन सारी अवेल करवाई जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, जो भी हमारे फार्मर्स हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो भी काम शुरू होंगे, तो मतलब ये एआई समिट से पहले ही हमने इनिशिएटिव लिया था। अब एआई समिट के अंदर क्या क्या शोकेस करेंगे तो उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले वॉइस रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के ऊपर आज भी एक आर्टिकल आ रखा है कि देखो हम एक्सीडेंट्स को तो नहीं रोक सकते, उसमें भगवान का भी कोई कसूर नहीं होता, वहां पे पूरा का पूरा कसूर किसका होता है? इंसान का, ह्यूमन बीइंग का। पर हाँ, सेंसर तो बना ही सकते हैं, और जो डेटा है उसको भी हम कलेक्ट कर ही सकते हैं, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करी जा सकती है। तो मतलब एआई तो यूज करना है, पर जहां तक वो पॉसिबल है वहीं तक, वो रिप्लेस नहीं करेगा, इंडीड हमें हेल्प आउट करने वाला है। देन नंबर सेकंड वर्ड जो लिखा है दैट इज हेल्थ। हेल्थ मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इस समिट के अंदर इनोवेशन को दिखाया गया, छोटे छोटे स्टार्टअप्स जो इंडिविजुअली भी शुरू हो रखे हैं, जिन्होंने कुछ अचीवमेंट्स करी हैं, वो भी यहाँ पे दिखाई गई। तो मतलब अभी के लिए आपने ये याद करने नहीं बैठना है कौन सी चीज किसने बनाई, वो लिस्ट में आपको पकड़ा दूंगी। अभी हाईलाइट्स देखो कि क्या क्या चीजें आई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीईओ गणेश गोपलन आते हैं, तो इन्होंने भी एक चीज बताई दैट इज माइको। ये माइको क्या है? तो ट्रांसलेशन करता है बच्चों के लिए, स्पेशली चेस वगैरह आप खेलते हो तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी करता है। तो माइको को दिखाया गया, तो एक टेबल आगे चेस का भी रखा हुआ था, वो चेस खुद ही चल रही है, मतलब एक तरफ आप खड़े होंगे, दूसरी तरफ रोबोट नहीं, एआई ड्रिवन रहेगा और वो खुद ही मूव करता रहेगा। प्लस और भी चीजें, मैथमेटिक्स हो गया, वो सारी चीजें सीखनी है, तो उसके लिए ये माइको की रिप्रेजेंटेशन करी गई। फिर ये रोबोटिक आर्म्स आपने देखी होंगी, मल्टीपल यूटिलिटी इसकी रहेगी, डिफरेंट टेरेंस में भी आप यूज कर सकते हो, और मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर भी इनको यूज करा जा सकता है। तो मतलब ऐसी आर्म्स भी इंडिया के अंदर बनाई जा रही हैं। इसके अलावा वाधवनी एआई, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बनाया गया है, ताकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनके साथ इंटीग्रेशन करा जा सके। जैसे जब भी कोई आप वेबसाइट ओपन करते हो तो वहां पे क्या आता है, साइड में एक चैटबॉट आता है, बस उसी की तरह है, तो बेटर इंटीग्रेशन के लिए ये भी बनाए गए हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपकी डिस्टेंस से सर्जरीज परफॉर्म करी जा रही हैं, उनका शोकेस भी एआई समिट 2026 में करा गया। HCL टेक सुनो, नाम से पता लग रहा है सुनो, जो डेफ होंगे कहीं ना कहीं, जिनको सुनाई नहीं देता, तो उनके लिए ये एआई ड्रिवन मॉडल्स बनाए गए। इसके अलावा निवेदिया का नेत्र दायन, तो ये कैमरा है, एक तरह का कैमरा, मतलब अगर ओवर स्पीडिंग व्हीकल भी जाता है तो उसको ये फटाफट से कैप्चर कर लेगा, तो इसके अंदर सेंसर्स वो इंप्रूव करे गए हैं। तो मतलब इसके बाद कार.केयर, ये डॉक्टर पेशेंट उनके रिकॉर्ड्स को कंटेन करने के लिए है। इसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं ताकि डिफरेंट सिम्टम्स को भी स्टोर करा जा सके। तो मतलब डॉक्टर्स की फील्ड में ये यूज होगा। तो मतलब ओवरऑल आप क्या देख रहे हो कि ऐसा नहीं है कि जैसे बोला जा रहा है कि स्कैम सबमिट हो चुका है, वो एक ही इंस्टांस हुआ, फिर बाद में उनका जो पवेलियन वहां पे लगा था, सबको एक एक साइड मिली हुई थी ना कि यहाँ पे आप अपने अपने रोबोट्स का शोकेस करें, अपने अपने एआई मॉडल्स का शोकेस करें, वो उठवा दिया वहां से कि आप निकलो, हो गया आपका, इतना ही पवेलियन आपका लगना था, हो गया शोकेस, तो उनको अभी निकाल दिया गया वहां से। अब आते हैं इंडिया एआई समिट 2026, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा रेलिवेंट रहने वाली हैं चीजें, वो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहां पे इसे कमेंस करा जा रहा है? तो भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज कर रही है? तो मिति, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये ग्लोबल एआई समिट है जो ग्लोबल साउथ में रिप्रेजेंट करा जा रहा है। ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की स्टोरी मैंने आपको एक दिन बता दी थी, तो वही वाली है। ब्रेंट लाइन याद रखना, विली ब्रेंट से वो नाम डिराइव हुआ था, तो ग्लोबल साउथ को भी रिप्रेजेंट किया। और बाकी इंडिया ने एक गवर्नमेंट ओन मिशन भी चला रखा है, दैट इज इंडिया एआई मिशन। अभी इस आर्टिकल के आगे आप देखोगे ना, तो जीपीयूज, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, इंडिया एआई मिशन के साथ ही इंटीग्रेटेड था ना। तो उन्होंने क्या बोला था कि अभी के लिए कितनी प्रोडक्शन है? 38,000 की
अभी उसको लेके जाना है 3 गुना, 1 लाख पहुंचाना है। पर जब डेटा लिखोगे तो अभी लिखा है 38,000 प्लस जीपीयूज, मतलब अभी अपनी टेंडेंसी को इंक्रीज करना है, पर इतने हम बना रहे हैं। तो इंडिया एआई मिशन, इनका भी मेन फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और ज्यादा इंटीग्रेट करना अपनी पॉपुलेशन के साथ, गवर्नेंस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद ग्लोबल साउथ का लीडर एआई के अंदर इंडिया को फिर से रिप्रेजेंट करा गया और नैरेटिव चेंज हो जाता है फ्रॉम एआई सेफ्टी टू एआई फॉर डेवलपमेंट। हम पहले यही फोकस कर रहे थे ना बार बार कि एथिकल तरीके से एआई का यूज करा जा सके। ये चीज भी समझना जरूरी था कि ये हमें हेल्प करेगी, ना कि हमें रिप्लेस करेगी। तो पहले हम सिर्फ सेफ्टी कंसर्न्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम ओपन कर दिया कि आप बनाइए अपने अपने जो भी चैट बॉट्स आपको एआई इंटीग्रेटेड बनाने हैं, उनको बनाते चलिए। मतलब अब मेन फोकस कहां पे रहेगा? डेवलपमेंट की तरफ। अब ट्रिपल पी पे फोकस करेगा, दैट इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। तो यहाँ पे वो लोग भी आगे जो यूज भी करेंगे, बनाएंगे भी। दूसरा प्लैनेट, अपने धरती की बात हुई, और प्रोग्रेस यानी कि डेवलपमेंट की बात हुई। तो 3 पीस के ऊपर ये मॉडल बेस्ड रहेगा। इंक्लूसिव बनाना है कि एआई की फैसिलिटी भी सभी को अवेलेबल हो सके। आफ्टर दैट रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस, मतलब एथिकल तरीके से भी एआई का यूज करना है। इसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट कर सकता है, जैसे हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलियंस, गवर्नेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ और डिजिटल सॉवरेंटी। अब मेड इन इंडिया बना रहे हैं ना, तो यही तो मेन फोकस है। तो डिजिटल सॉवरेंटी भी आप ऐड कर सकते हो, मेंस के लिए आ सकता है, तो आप थोड़ा इन वर्ड्स पे भी फोकस करें। थीम एंड फिलॉसफी देख लो, इंडिया के इथोस जहां पे वैल्यू लाए करती है, सर्वजना हित्य सर्वजना सुख्य, वेलफेयर एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। तो इस बार इन इथोस के बेसिस पे ये एआई समिट 2026 इंडिया के अंदर कंडक्ट करा जा रहा है। मेन 3 सूत्र हैं, 3 पिलर्स हैं। नंबर 1 इज पीपल, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपने सिटीजन्स को एम्पावर करेगी। किन किन चीजों में? वाया हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आजकल होता है ना ऐसे, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी भी कम है, तो उसको प्रमोट करने के लिए भी एआई टेक का यूज करा जा रहा है, तो वही बताया। देन प्लेनेट, प्लेनेट में क्या आता है? अब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा यूज होगी तो एक जगह पे बर्डन आएगा, वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो बोला एक सस्टेनेबल तरीके से ये डेवलपमेंट करनी है अपने को। क्लाइमेट रेजिलियंस, क्लाइमेट चेंज कर रहा है ऑलरेडी, आपका डेटा सेंटर इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि कहीं तो स्टोर भी करना पड़ेगा, वो सस्टेनेबल तरीके से करनी है। और रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है, क्योंकि हमारी धरती पे जमीन लिमिटेड है, वो थोड़ी बढ़ेगी, उसको हम ढंग से यूटिलाइज ही कर सकते हैं। तो प्लेनेट आ गया। एंड प्रोग्रेस आ गया। प्रोग्रेस मतलब डेवलपमेंट में एआई कैसे कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगा। देन देयर इज गवर्नेंस, पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। 7 चक्रास वर्किंग ग्रुप्स जिनको इंक्लूड करा गया, तो कौन कौन से आगे? हेल्थ, एग्रीकल्चर, सेफ एंड ट्रस्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस, इंक्लूजन, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेस, मतलब सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज। और लास्ट में आ जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये 7 चक्रास इस बार थीम के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इथोस याद रखना है, 3 पीस जो मॉडल है, और साथ में 7 चक्रास की कौन कौन से सेक्टर्स को एआई कवर कर सकता है। तो ये एप्लीकेशन भी यहां से निकल जाएंगी, कहां कहां पे एआई का यूसेज रहेगा। तो ये 7 चक्रास ये पीआईबी ने कवर करे थे, जो आपने पीछे पढ़े वही लिखे हुए हैं। इसके बाद की इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क किसने ऑर्गेनाइज करा? तो पीछे आपने देख लिया, मेती, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने ही सारी पॉलिसीज बनाई, कैसे कैसे पार्टिसिपेशन होना है, किसको कितना पवेलियन मिलना है, वो सारा जो ऑर्गेनाइजर था वो किसका काम रहा? मेथी का। उसके बाद गवर्नमेंट इस बार इंडिया एआई मिशन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो इनकी टीम भी साथ में थी ताकि वो इकोसिस्टम भी डेवलप करा जा सके। आफ्टर दैट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, कल अगर आपने रिवीजन की क्लास से थोड़ा सा भी याद है, वहां पे ये पढ़ा था आपने, एसटीपीआई, ये इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगेन एसडीजी नंबर 9 को फुलफिल करना। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, वही चीज, स्केलेबल एआई इंप्लीमेंटेशन, बेटर गवर्नेंस के साथ सभी को इंटीग्रेट करना है, तो वही फोकस। एआई अडॉप्शन से क्या होगा? जो नेशनल, मतलब इसको भी एक तरह से हमारी कंट्री की प्रायोरिटी रहेगी। कुछ चीजें होती है ना जिनको हमारी गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे रखती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन ऑफ देम। और इंक्लूसिव गवर्नेंस और स्केलेबल डिप्लॉयमेंट, अच्छे तरीके से सही गवर्नेंस के साथ, रिस्पॉन्सिबल यूसेज के साथ एआई को इंटीग्रेट करना है। देन एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या क्या निकल के आएंगी? तो
ये एस्टिमेशन अभी लगाया गया है कि शायद 15 प्लस टेंजिबल डिलीवरेबल एआई गवर्नेंस, इनोवेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है। मतलब डिफरेंट स्टार्टअप्स होंगे जो इमर्ज करेंगे हमारी कंट्री के अंदर। टेंजिबल बोला ना, तो फिजिकल की बात कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया ने पैक्स सिली का इनिशिएटिव, अब देखो जब पैक्स सिली का इनिशिएटिव आया था तो उस टाइम पे इंडिया ने डायरेक्टली यस नहीं करा था, पर थोड़े टाइम पहले ही इंडिया भी इसको ज्वाइन कर चुका है। एक दिन हो गया था ये डिस्कस, मेरे ख्याल से मैंने आपसे पूछा था कि अब बताओ कि पैक्स सिली का इनिशिएटिव में इंडिया आ चुका है या नहीं, तो आंसर इज यस, अब इंडिया आ चुका है। जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप आई थी तो उस टाइम पे भी क्या हुआ था, इंडिया ने पहले पार्टिसिपेट नहीं करा था, बाद में यस कर दी थी कि अब हम इसके मेंबर हैं। तो इंडिया ने ये भी ज्वाइन कर लिया है, और साथ में 2 और एरियाज जहां पे हम ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर एंटर करना चाहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर। तो मतलब इंडिया को एआई के अंदर भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एआई कैसे आ गया? कंपोनेंट तो सेम ही रहेंगे, वो डेटा का जो सेंटर बनेगा वो कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, तो ये खुद ही इंटीग्रेट हो जाते हैं। ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन एआई गवर्नेंस एंड एथिक्स, इसके ऊपर हम पहले से भी काम कर रहे हैं। जॉब्स और पब्लिक सर्विस डिलीवरी, कहीं बोलते हैं कि जॉब्स खत्म ही हो जाएंगी, पर नहीं, एक ऑल्टरनेटिव तरीके से जॉब्स निकल के आएंगी, पर शर्त एक ही है कि आपको भी टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। देन एक्सपांशन ऑफ इंडिया एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट मॉडल, मतलब जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो भी वैसे ही होने चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक। तो ये सारी चीजें जो पीछे लिखी थी वही एक टेबल पे है। आज के टाइम पे एआई को कौन कौन सी चीजें रेगुलेट कर रही हैं, कौन सी बॉडीज हैं? सबसे पहले आता है 2020 का इनिशिएटिव जीपीएआई, दैट इज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारे ग्रुप्स इसमें आपको मिलेंगे, कंट्रीज यहाँ पे एसोसिएटेड मिलेंगी। 2023 का ग्लोबल जो कोलैबोरेशन हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, दैट इज ब्लेचले डिक्लेरेशन। ये पेपर में आ गया है कि ब्लेचले डिक्लेरेशन न्यूज में बन रखा था, कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड था, तो ये कोलैबोरेशन करी गई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। आफ्टर दैट G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन, जिसे दिल्ली डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, सेम ही पर्पस था, एआई को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना है। ये G7 समिट में एक सेगमेंट आया था लास्ट में, हिरोशिमा एआई प्रोसेस, यहाँ पे अगेन ये जापानीज इनिशिएटिव था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करना था। ये तो आगे ग्लोबल लेवल के ऊपर। जीपीएआई ब्लेचले डिक्लेरेशन न्यू दिल्ली का था, देन हिरोशिमा एआई प्रोसेस, मतलब जहां पे ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन रही। देन आता है इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करवाने के लिए? तो 2018 में पहला इनिशिएटिव था नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पहला स्टेप आ जाता है। ऑल एआई फॉर ऑल, मतलब सेल्फ लर्निंग ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलाए गए, तो वो सारी चीजों में आर्टिफिशियल का इंटीग्रेशन। देन जीपीएआई समिट 2023, प्रेजेंट तो इंडिया ने ही करा था, तो अल्टीमेटली ये भी आ जाएगा जिसको इंडिया ने होस्ट करा था। आफ्टर दैट जो आप बहुत अर्जे से सुन रहे हो, इंडिया एआई मिशन 2024 में जो इनिशिएटिव लिया था। और इसके बाद यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्होंने बोला कि एआई की फील्ड में जो क्रिटिकल एरियाज हैं वहां पे इंडिया और यूएस मिलके कोऑपरेट करेगा। और लास्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट ईयर ही आपने करा है, वो है एरावत। ये आ गया सुपर कंप्यूटर। सीधा सवाल एरावत न्यूज में था, ये है क्या चीज? तो आंसर इज सुपर कंप्यूटर, एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एजिमुलेशन प्लेटफॉर्म, तो एरावत। ये इंडिया के इनिशिएटिव्स आगे सारे, इसके अलावा और भी आ जाएंगे, पर समिट के अंडर यही मेंशन करे थे। परम भी है, ठीक है, परम भी है, हाँ, सर्वम भी है, बहुत सारे 70 के आसपास आ चुके हैं। 105 भी, ये नोट कर लेना, मैंने ये देखा नहीं, 30 भी एंड 100 यही थे ना न्यूमेरिकल वैल्यूज, इनको देख लेना एक बार, है ना, लिख लो अपने नोट्स में भी लिख लो। चलो ठीक है, ये सर्वम आ गया। परम है, परम एक रोबोट भी है और सुपर कंप्यूटर भी है। देन उसके बाद जो रिसेंट वाला था दैट वाज एरावत, ये लास्ट ईयर ही करा था, आई थिंक सितंबर अक्टूबर के आसपास करा था एरावत। ठीक है जी, अब आ जाते हैं ग्लोबल साउथ में रिप्रेजेंटेशन हुई, ये आपको अब पता लग गया। देन ग्लोबल साउथ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं आज के टाइम पे, नंबर 1 पे तो हेल्थ केयर ही आता है, हेल्थ केयर को लेके इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब जब ग्लोबल साउथ बोला तो अफ्रीकन यूनियन आपको दिखाई देगा, देन साउथ अमेरिकन कंट्रीज दिखाई देंगी, लगभग हम सेम सी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, डेजर्टिफिकेशन, 1992 में यही तो इनिशिएटिव लिया था कि ये जो रेगिस्तान बनते जा रहे हैं उसको हमने कंट्रोल करना है, तो इंडिया भी इसमें वन ऑफ देम। अरावली हिल्स वाला आर्टिकल आपको याद होगा कि उनकी प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन, आगे को नहीं तो डेजर्ट ही बनता जाएगा अगर वो प्लेन हो जाता है, तो इट कैन बी डेंजरस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इंक्लूजन, जैसे एक आपने बहुत बार पढ़ा है कृत्रिम, आप बताओ किसका ये? वेरी गुड, ओला का है ये, है ना। तो उसको क्यों बनाया गया था कि ओला एप्लीकेशन पे जिनको इंग्लिश नहीं आती या हिंदी नहीं आती,
कोई अपनी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी अगर ट्रांसलेशन करनी है तो कृत्रिम का यूज करें। अगेन वो भी कैसा मॉडल था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। तो हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज इंक्लूजन कर रहे हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस इंडिया के अंदर बोली जाती हैं। इवन ग्लोबल साउथ की अगर बात करें, अफ्रीकन यूनियन के अंदर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो एआई मॉडल आजकल ऐसे ही बनाए जा रहे हैं कि लैंग्वेज का भी इंक्लूजन हो सके, लैंग्वेज एक बैरियर ना बने कम्युनिकेशन के अंदर। वॉइस दी जाएगी और डेवलपिंग नेशन के लिए ये वॉइस भी बनेगा इंडिया, ग्लोबल साउथ को जब रिप्रेजेंट कर रहा है एआई समिट के अंदर। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब एआई सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो टर्म से ही पता लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें उसी लेवल का बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, जैसे यूपीआई, आधार कार्ड, ये तो हमने इंटीग्रेट कर ही दिया। यूपीआई आज के टाइम पे आप बहुत सी कंट्रीज में देखोगे यूज में भी आनी शुरू हो चुकी है। उसके बाद एआई कॉमन, ये वाला जो इनिशिएटिव है ये इस बार ही लिया गया है। पावर आ गया, डेटा सेट आ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। मतलब वो भी तो अवेलेबल होनी चाहिए, तभी आप एआई को इंटीग्रेट कर पाओगे हर कम्युनिटी के अंदर। मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आपका ऑप्शनल का पेपर होता है, जो पहला पेपर होता है वो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल होता है, जो ऑलरेडी थ्योरीज बन गई होती हैं। पर अगले पेपर को क्या बोलते हैं, अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब है अब आप उसको सोसाइटी के अंदर कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो सेम है, पहले एआई हम सेफ्टी के पर्पज से यूज कर रहे थे, बड़े सारे एथिकल इश्यूज आ रहे थे, चैलेंजेस आ रहे थे, पर अब हमें डेवलपमेंट की तरफ भी स्विच करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा उसको। तभी लिखा था शुरू में कि एआई सेफ्टी टू एआई डेवलपमेंट। देन उसके बाद ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट, मतलब हमसे बोले ना, इंप्लीमेंट भी इसको कर दें, तो वो चीज पे हम फोकस करने जा रहे हैं। देन ब्रिज बनेगा ये जो डेवलप वेस्ट है। वेस्ट में क्या हो रहा है, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बनती जा रही है, एग्जाम्पल चैट जीपीटी सबसे कॉमन, और हम क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो हम कंज्यूमर की तरह एक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वेस्ट है वो प्रोड्यूसर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ग्लोबल साउथ को अब टेक यूजर की तरफ से कहाँ को शिफ्ट करना पड़ेगा, टेक प्रोड्यूसर की तरफ। तो ये चीज यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद एआई का ओवरव्यू ले लो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नंबर 1 तो वही न्यूरल नेटवर्क्स के बेसिस पे काम करती है। फॉर एग्जांपल आप कुछ याद कर लेते हो, फिर आप उसको कनेक्ट कर पाते हो, सेम मॉडल्स के ऊपर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करती है। इसी का एक सबसेक्शन आता है मशीन लर्निंग का, और इसके भी अंदर आप डीप चले जाते हो तो देयर इज डीप लर्निंग। ये यूपीएससी ने ऐसे मजे मजे में एक बार पूछ लिया था कि जो डीप लर्निंग है वो किसका सबसेट है, तो मशीन लर्निंग भी लिखा हुआ था वहां पे, तो आंसर वही आना था। कैपेबिलिटी क्या होती है, तो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको एआई विद इन सेकंड परफॉर्म करके दे देगा। जैसे सी सेट के पेपर में मैथ्स आता है, आप उस क्वेश्चन को लिखो, हाँ गलत करने की प्रोबेबिलिटी रहती है क्योंकि नीचे डिस्क्लेमर भी दे दिया होता है कि एक बार फिर भी कंफर्म कर लें। तो उसमें क्या बोला हुआ है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, रीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, सारी चीजों को एआई परफॉर्म कर सकता है। फॉर पीपल, तो सोशल इनइक्वालिटीज को फुलफिल करना, वो जो आप एसडीजी नंबर 10 पढ़ते हो, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, तो उसमें सोशल इनइक्वालिटी भी आती है। जैसे पहले आती थी लिटरेसी को लेके जो इनइक्वालिटी रहती थी कि एक दल बड़ा एजुकेटेड हो चुका है, दूसरा रह गया पीछे। फिर कोविड-19 आया, डिजिटल जो गैप था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, कईयों के पास मोबाइल फोन है पर बहुत सारा सेक्शन ऐसा था जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है। तो मतलब जो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी, उसको फुलफिल करना, वो जो गैप बन रखा है उसे यहाँ पे टैकल करना। वैसे ही ये 1:834 ये किसका रेशो है, डॉक्टर इज टू पेशेंट्स का। आपको पता है आज के टाइम पे ये रेशो वैसे और भी ज्यादा है, कई जगह पे 1000 के ऊपर है, कई जगह पे 10 भी ये पहुंच चुका है। तो वो रिप्रेजेंट करता है कि डॉक्टर्स की कमी है, पेशेंट का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो उसको भी अगर टैकल करना है तो एआई हेल्प आउट कर सकता है, मतलब थोड़े बहुत सिम्टम होंगे तो लोग उसी को चेक करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी एक और एआई मॉडल भी दिखाया गया जिसके अंदर सेंसर फिट करा गया था, और वो जैसे ही खांसेंगे ना तो खांसने पे वो बता देगा इंटेंसिटी कि कौन से वाली खांसी है। तो मतलब खांसी के लिए आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, वो जो एआई सेंसर था उसी की हेल्प से पता लग गया कि ये ज्यादा डेंजरस तो नहीं है या फिर नॉमिनल सा है, क्योंकि वो तो फेक ही खांस रहा था ना, तो उसने बता दिया कि इसमें कफ वगैरह तो नोट नहीं हुआ, तो नॉर्मल सी खांसी है। तो मतलब एआई सेंसर्स का यूज करा जा रहा है मेडिकल फील्ड में। देन देयर इज एजुकेशन प्लेटफॉर्म लाइक दीक्षा, तो ये स्पेशल उन्होंने मेंशन करा था, अगेन इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन कर दिया गया है, और यहाँ पे जो लैंग्वेज एक बैरियर बनती है उसे रिमूव करने की ट्राई करी है। देन यूआई प्रोग्राम, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी उन बच्चों को जो 8 से 12 साल के हैं। जब इसे शोकेस भी करा गया इवेंट, तो एक स्क्रीन लगी हुई थी प्रॉपर, वहां पे दिखाया जा रहा था कि कैसे ये वर्क करने वाला है। ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, उनको वो एक्सप्लेन भी कर रहे थे साथ के साथ कि कैसे ये वर्क करेंगे। देन लिंग्विस्टिक इंक्लूजन, भाषिनी आपको ध्यान होगा जिसमें 22 की 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है, मतलब अगेन लैंग्वेज इंक्लूजन करी। देन उसके बाद सर्वम विजन, यही था सर्वम,
ठीक है, तो यहाँ पे OCR बेस्ड इसको इंडिजिनाइसली बनाया गया है। OCR वही है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन होती है, वो कैरेक्टर्स के ऊपर चलती है और आइडेंटिफाई कर लेती है, मतलब जो प्रिंटेड लेटर्स होते हैं उसको इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। अगेन जो फॉरेन AI के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना। तो ये सारी चीजें आ गई आपकी। इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस किया, इंक्लूजन के ऊपर फोकस किया। इंक्लूजन, डिजिटल इंक्लूजन भी हुई और साथ में सोसाइटल इंक्लूजन भी हुई विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आते हैं प्लैनेट के लिए क्या क्या काम लिए गए। तो प्लैनेट जब बात करते हैं तो सबसे पहले एग्रीकल्चर, जो सभी की नीड भी है कहीं ना कहीं, फूड को आप जोड़ सकते हो यहाँ पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है वेदर को लेके सही प्रिडिक्शन नहीं हो पाती है, तो इसी को लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वाला मॉडल भी वहां पे इवन शोकेस करा गया। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे किसान ई मित्रा चैटबॉट और मौसम जीपीटी, प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं जनरेटिव, क्लाइमेट और वेदर की एडवाइस लोकल लैंग्वेजेस में ये प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर पे भी फोकस किया, प्लस लैंग्वेज जो बैरियर बन सकता था वो भी यहाँ से रिमूव हो गया, क्योंकि डेटा आपको किस लैंग्वेज में आ रहा है, आपकी लोकल लैंग्वेज के अंदर। तो इवन जब ये शो करी गई सारी चीजें कि वेदर को लेके हम कैसे AI का यूज कर सकते हैं, तो वो बोल रहे थे स्टेटमेंट, जैसे डिफरेंट लैंग्वेज में बोल दी, वो ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में भी देगा। तो यहाँ से अगेन लैंग्वेज बैरियर भी रिमूव हुआ, प्लस आपको एग्रीकल्चर को लेके एडवाइस भी मिली। एनर्जी मैनेजमेंट, हमारे कुछ टारगेट्स हैं, जैसे 2070 तक नेट जीरो टारगेट्स हमें मीटअप करने हैं। तो ये सारी चीजें, क्लाइमेट स्मार्ट एनर्जी, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारी इन्फो मिले तो उसको भी इंटीग्रेट करा जा रहा है। इसके बाद फ्लड फॉरकास्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मा सतर्क। तो ये जो ब्रह्मा सतर्क है इसमें भी AI का यूज करा है, कुछ फिजिक्स के मॉडल्स यूज करे गए हैं और ये फोरकास्टिंग कर देगा कौन से वाले बेसिन, तो दो हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा, उन्हीं एरियाज में इसका यूसेज रहेगा। ओके, तो ये ब्रह्मा सतर्क, ये भी एक एग्जांपल याद रखना। मौसम जीपीटी नाम से पता लग रहा है वेदर को लेके है, और किसान ई मित्रा चैटबॉट, तो फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये ब्रह्मा सतर्क, ब्रह्मा यहाँ पे ब्रह्मपुत्र से याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट जो लास्ट है दैट इज प्रोग्रेस, लिखा था ना थर्ड, पहला पीपल आ गया, इंक्लूजन आपने करी, नंबर 2 पे प्लैनेट एंड नंबर 3 पे प्रोग्रेस, मतलब डेवलपमेंट के एग्जांपल यहाँ पे आएंगे। तो अब यहाँ पे आ गया जी AI कितना कंट्रीब्यूशन कर सकता है GDP के अंदर बाय 2030, तो बोला 500 to 600 बिलियन US डॉलर तक का। अगर ये बेटर इंप्लीमेंट हो जाता है तो इतनी ग्रोथ हो सकती है। शुरू में लिखा था ना एक्सपेक्टेड आउटकम्स, क्या क्या चीजें निकल के आएंगी, तो ये आगे का है, फ्यूचर का डेटा हम लेके चल रहे हैं। इसके अलावा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं, जैसे डिजी लॉकर आप यूज भी करते होंगे, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी स्टोर्ड हैं, गवर्नमेंट के साथ लिंक है। इवन फॉर्म आज के टाइम पे जब आप भरते हो तो वहां पे एक ऑप्शन भी देता है आपको कि हाँ, कि अगर डिजी लॉकर में पड़ा है तो PDF भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है, अपना डिजी लॉकर से अपलोड कर लो। तो बोला कि इसमें भी AI का इंटीग्रेशन हो सकता है। देन उसके बाद MuleHunter.ai, म्यूल अकाउंट्स बने होते हैं। म्यूल अकाउंट्स ब्लैक मार्केट को, जो ब्लैक मनी होती है उसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करे जाते हैं। आपको पता ही लगेगा इसका जो ऑथेंटिक यूजर है वो है कौन। तो ये जो MuleHunter.ai है, ये बैंकिंग फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। म्यूल अकाउंट मैंने बता दिया वो बैंकिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये MuleHunter.ai फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना, और जो कोर्ट की जजमेंट्स आती हैं, लीगल एक्सेस, पहले लीगल लैंग्वेज बहुत ज्यादा टफ होती है, ऊपर से लैंग्वेज बैरियर बनता है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको भी कन्वर्ट करा जा सकता है। देन डिजिटल सॉवरेंटी, भारत जनरेशन, ये इंडिजिनस AI मॉडल आ गया। देन उसके बाद 38,000 प्लस ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जो डेटा है वो इंडिया के ही अंदर रहे, बाहर ना जाए, वो जो बार बार डेटा लीकेज की प्रॉब्लम आती है। तो डिजिटल सॉवरेंटी को भी हम कहीं ना कहीं अटेन कर रहे हैं। लग गया पता? तो वो जो PPP मॉडल था वो यही था। अब देखो यहाँ पे 3 P आपने पढ़ लिए, बड़े सारे P पढ़ चुके हो आप। एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ गया, एक P परचेजिंग पावर पैरिटी, इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हो। एक 3 P आपके AI समिट के थीम को लेके आ गया, दैट इज पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। तो मतलब जब भी 3 P के बारे में लिखोगे ब्रैकेट में उसका फुल फॉर्म जरूर से लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडिया का AI इकोसिस्टम। अब देखो AI का इकोसिस्टम जब बैठेगा, अगर आपने स्किल डेवलप करी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये डेटा आपके मेंस के पेपर में यूज होगा, प्री में कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड होता है कि इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है डिप्लॉयमेंट कैसे करी गई। ट्रेनिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आना चाहिए ना कुछ तो, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे। तो फ्यूचर स्किल प्राइम, इसमें बहुत सारी रजिस्ट्रेशन हो रखी है, यहाँ पे बड़े सारे कोर्सेज अवेल करवाए जाते हैं कि कैसे आप AI को यूज करके अपने स्टार्टअप्स शुरू कर सकते हो। तो फ्यूचर स्किल्स प्राइम। इसके बाद स्टार्टअप एंड GCC,
अराउंड 1.8 लाख के आसपास आपको स्टार्टअप मिलेंगे, और ऐसे स्टार्टअप हैं जिनमें 89% तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ही परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। इसके बाद ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 500 प्लस ऐसे हैं जो एआई के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, तो 1800 के आसपास। एंटरप्राइज अडॉप्शन, तो यहाँ पे एआई यूज करा जा रहा है डिफरेंट सेक्टर के अंदर। आपको सर्टिन याद होगा, सर्टिन की एक BFSI, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, क्या था, फिन वाला जो सर्टिन का सेक्टर था, उसको भी आप यूज कर रहे हो, तो उसमें भी अगेन एआई को इंटीग्रेट करा जा रहा है। तो मतलब लगभग हर फील्ड के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूसेज कर रहे हो। बाकी एआई मैच्योरिटी, तो जो 26% कंपनीज हैं उन्होंने एआई मैच्योरिटी काफी ज्यादा अचीव कर ली है। 26% ही क्यों, इवन जब एआई, ये BCG, इसका फुल फॉर्म देख लेना, रिपोर्ट्स जैसे न्यूज़पेपर होता है आपका, वैसे ही है BCG रिपोर्टिंग। तो 26% कंपनीज ही क्यों, जब एआई समिट में भी उनसे पूछा जा रहा था ना, जो भी CEO आए थे, जो भी स्टार्टअप उन्होंने शुरू कर रखे थे, कि एक्यूरेसी कितनी है, तो एक्यूरेसी कईयों ने बोला कि अभी हम इसमें 89% अचीव कर पाए हैं। बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने बोला कि 98% प्लस हमने इसमें एक्यूरेसी अचीव कर ली है, क्योंकि एक्यूरेसी एक हर्डल बनेगा ही बनेगा। 100% एक्यूरेट डेटा तो ह्यूमन भी नहीं दे सकता, तो मशीन से भी हम ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो 26% ही है अभी ऐसी कंपनीज जो काफी ज्यादा एक्यूरेट हो चुकी हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में। इसके बाद इंडिया एआई मिशन, इवन जब आपने इंडिया और यूएस की डील के बारे में पढ़ा था, तो ये पैसा भी देख लिया था वहां पे, 10,371 करोड़ तक का, ये 2024 में जब आउटले करा गया था। तो मेक एआई इन इंडिया, मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, मतलब बनाना भी इंडिया के अंदर ही है, और वो काम भी किसके लिए करे, पहले इंडिया के लिए ही। और इसको बनाया किसने है, तो इंडिया एआई, और वो भी किसके अंडर है, मिति, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये 7 पिलर जो आगे लिखे थे, तो इंडिया एआई कंप्यूट, जीपीयूज की बात आपने कर ली, कि वो जो डाटा लीकेज की प्रॉब्लम आ रही थी वो विद इन इंडिया ही रहे। उसके बाद एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आजकल बथेरी एप्लीकेशन बनाई जा रही हैं, बड़े सारे हैकाथॉन्स होते हैं, जैसे मैराथन होती है, वहां पे आप जाते हो, दौड़ते हो। हैकाथॉन्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती है, वहां पे आप अपना शोकेस करते हो मॉडल, कि आपने क्या क्या डेवलपमेंट करी। तो अब एप्लीकेशन तो लगभग बहुत सारी बननी शुरू होगी इंडिया के अंदर भी, फ्रॉड भी बड़े सारे बढ़ गए हैं उसी के साथ, ठीक। तो कई बार वायरस आ जाते हैं, अगर ऑथेंटिक नहीं थी वो कोई भी जो आपकी एप्लीकेशन है। बाद में प्ले स्टोर, चलो आईफोन के ऊपर तो वैसे भी रिस्ट्रिक्शन रहती है, प्ले स्टोर पे कभी कभी गड़बड़ हो जाया करती थी, तो उनके ऊपर अब बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं। एनीवेज, एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे भी इंडिया ठीक ठाक काम कर रहा है। एआई कोश नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज का स्टोरेज यहाँ पे रहेगा, तो ये डेटा सेट प्लेटफॉर्म है, तो इसके अंदर 20 सेक्टर इंक्लूड करे गए हैं, 3000 प्लस डेटा सेट्स हैं, 243 मॉडल मिलेंगे। फाउंडेशन मॉडल्स जैसे सर्वम एआई आ गया, और ये दिस वन, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी, जी नैनी नहीं, गनानी नहीं है, जी नैनी है। तो जी नैनी एआई जो है, इन्होंने ही सबसे पहले शोकेस भी करा था अभी एआई समिट 2026 जो न्यू दिल्ली में चल रहा है। सर्वम एआई आगे, ये सारे इंडिजिनस मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपको मिलेंगे। देन फ्यूचर स्किल, पीछे ही आपने देखा बड़ी सारी रजिस्ट्रेशन आज के टाइम पे इस पे हो चुकी हैं कि कैसे एआई को यूज करा जा सकता है ताकि जो स्टार्टअप है वो बेटर परफॉर्म हो सके। देन स्टार्टअप फाइनेंसिंग अगेन एक हर्डल बनता है, तो गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, प्लस इन्वेस्टर भी बहुत सारे आते हैं जब आप ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई, मतलब एक्यूरेसी। अब मेडिकल फील्ड के अंदर आज के टाइम पे एआई से आप पूछ तो लेते हो कि क्या ये सारे सिम्टम आ रहे हैं, क्या बीमारी हो सकती है। कई बार वो बीमारी को बिल्कुल ही हल्का बता देगा, कई बार डेंजरस भी बता देगा, शायद उतनी डेंजरस भी नहीं थी, शायद उतनी हल्की भी नहीं थी। तो एक्यूरेसी की तरफ जाना है, प्लस एथिकल यूसेज, वो तो आपने लिखना ही है। देन आते हैं दक्षा। अब ये कुछ रोबोट्स के एग्जाम्पल हैं जो पेपर के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये जो दक्षा है, ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, मतलब एक्सप्लोसिव जो डिवाइसेस होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज करा जा सकता है। इसकी एक रोबोटिक्स ही आर्म दिखेगी आपको, और ये स्टेयर्स पे भी चढ़ सकता है, तो आज के टाइम पे आर्मी वगैरह यूज कर रही है इसे, और ये भी सारे इंडिजिनस हैं। दक्षा, अगर दक्षा जनरेशन 2 की बात करी जाए तो वो केरला ने बनाया है, उनका एक स्टार्टअप था तो उन्होंने उसको बनाया, दक्षा जनरेशन 2। ये वाला यूज भी करा जा रहा है, केरला वाला भी दिखाती हूँ, एक बारी देख लो उसको भी। ये वाला, दिस वन इज दक्षा जनरेशन 2, ये केरला बेस्ड है, और इसको भी शोकेस करा गया अभी एआई समिट 2026 में। देन देयर इज वयोमित्र गगनयान का जो सेकंड वाला फेज रहेगा, उसके अंदर हम भेजेंगे पहला टेक्नोलॉजिकल चेक, दूसरा वयोमित्र को भेजना है, हाफ ह्यूमनॉइड है,
हाफ ह्यूमनॉइड मतलब धड़ तक का ये एरिया है, पेट तक का ये एरिया है, लिम्स नहीं है इसके लोअर। और उसके बाद तीसरा आ गया मानव। ये 2015 में बन गया था। अगेन ये ऐसा रोबोट था जो 3D प्रिंटेड बनाया गया था। तो उस टाइम पे ये पता लग गया इंडिया को कि हमारे अंदर भी कैपेबिलिटी है कि हम भी रोबोट सब बनाएंगे। तो बड़े सारे एग्जाम्पल हैं जो इंडिया के अंदर बनाए गए हैं और रोबोटिक हैं, प्योर मेड इन इंडिया है। इसके बाद केरला के बाद स्वान M2 क्वाड्रूपेड फोर लेग मतलब जैसे वो शुरू में आपने रोबो डॉग देखा जो मेड इन चाइना था, बस फर्क इतना था। पर इंडिया ने ऑलरेडी अपने 4 लेग्ड रोबोट्स भी बना रखे हैं। तो ये जो स्वान M2 क्वाड्रूपेड 4 लेग्ड रोबोट है, ये कानपुर बेस्ड स्टार्टअप ने बनाया है। टेरा करके रोबोटिक्स है, इन्होंने इसका डेवलपमेंट करा हुआ है। तो ये क्या शो कर रहा है कि ऑलरेडी हमारे पास 4 लेग्ड जो रोबो डॉग्स हैं वो अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे अंदर टेंडेंसी नहीं है। देन देयर इज परम आ गया इंडिया का मोस्ट पावरफुल इंडिजिनस रोबोट डॉग। अब यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की बात नहीं करी, ये रोबो डॉग की बात हुई है, ठीक है। और इसको अगेन इंडिया क्या हुआ हाँ, तो टेस्टिंग तो वहीं पे होएगी ना फिर लाइव फील्ड में कि कैसे ये परफॉर्म करेगा। परम आ गया तो ये भी मेड इन इंडिया आ जाता है। देन देयर इज म्यूल काफी पुराना है, इसे इंडियन आर्मी यूज भी कर रही है, टफ टेरेंस के लिए यूज करा जाता है, ठीक ठाक वेट ये भी कैरी कर लेता है। म्यूल ही क्यों इसका नाम रखा, तो एक तो फुल फॉर्म है इसकी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, और दूसरा अपर टेरेन में जब आप जाते हो म्यूल्स का भी काफी यूज करा जाता है, तो उसी से नाम भी इंस्पायर हुआ। तो ये सारे रोबोट्स के एग्जाम्पल भी आपने कर लेने हैं। अभी सबमिट कल कंप्लीट हो जाएगा, 16 से शुरू चला था 20 तक। तो एक बार हम सारा शोकेस भी देख लेंगे विद देयर मैन्युफैक्चरर, बनाया किसने था, तो उनको भी एक बार एक एक हेडिंग में देख लेंगे। बाकी पर्पस वही है, रोबोट्स के अंदर AI का इंटीग्रेशन, ठीक है। डन। अब पेपर में कैसे आ सकते हैं, म्यूल वगैरह डायरेक्ट आ जाते हैं। यस, देखो सबसे पहले मेंस का देख लो। एक सवाल है जो आपकी इमर्जिंग टेक के ऊपर आता है, और उसमें ऐसा नहीं है कि क्वांटम टेक का प्रिंसिपल पूछ लेगा। क्वांटम टेक ज्यादातर प्री में ही पूछा जाता है क्योंकि थोड़ी टफ हो जाती है टेक्नोलॉजी। आप क्वांटम टेक में पढ़ी चुके कि वहां पे न्यूटन के 3 लॉ नहीं लगते, तो मतलब आपको थोड़ा सा बियॉन्ड जाना पड़ता है। तो सुपरफिशियल सा आइडिया आपको दे दिया जाता है। पर ये AI वगैरह है, इनको आप रेंडमली यूज करते हो, अपने फोन में यूज करते हो, किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, वहां पे चैट बॉट्स आते हैं, कहीं ना कहीं यूसेज रहता है। तो नंबर 1 तो आती है इसकी एप्लीकेशन जब लिखोगे, ये तो आपको पता लग गया कि हेल्थ के अंदर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर है, पर क्या करना पड़ेगा वैल्यू एडिशन के लिए, एग्जाम्पल्स। वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए, तो संभाल के रखना इसको, एग्जाम्पल वहां पे लिखने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर बोला वेदर फॉरकास्टिंग, बताना एक एग्जाम्पल वेदर फॉरकास्ट, मौसम याद रह गया, और एक फार्मर को लेके किसान मित्र, तो वहां से आपको एक एग्जाम्पल याद रह गया। वैसे मेडिकल फील्ड के अंदर सुना करके HCL टेक सुना, तो मतलब जो सुन नहीं सकते उनके लिए आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है नेत्रडायन करके था, नेत्रडायन किसका था, निवेडिया का आ गया। तो उसमें पता लग रहा है कि कैमरा बनाया हुआ है। तो यहां से आपको दिख रहा है कि जो एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आप रोबोट्स के भी एग्जांपल दे सकते हो, बस ये बता देना वहां पे कि AI इंटीग्रेटेड है। इस पॉइंट को भी आप ऐड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगी, वही लिखा था ना। अभी निवीडिया को लेके एक डिस्प्यूट भी हो गया था, वो करेंगे फिर किसी दिन डिस्कस, अभी इतना इंपॉर्टेंट। बस आर्यन और वासु सुन लो, इधर पेपर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मतलब रोज ही अब तो आदत ही होगी है ना कि डिस्टर्ब करना ही करना है, एक बार ही सुन लो आराम से। तो कहाँ थी मैं, एप्लीकेशन पे थी मैं। तो एप्लीकेशन में एग्जाम्पल आर मस्ट, डेटा जैसे आपने बोला इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रही है, तो वो भी सारे एग्जाम्पल आप हाईलाइट कर सकते हो। अब जैसे आपने बोला वो शायद बाकी किसी को नहीं था पता, तो वो आपके लिए यूनिक हो जाता है, आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। तो यही एडवांटेज आपको मेंस के अंदर मिलती है अगर आपने ठीक से पढ़ा है। नंबर 1 फैक्टर आ गया एप्लीकेशन। नंबर 2 इसके यूसेज को लेके, मतलब वहां पे एथिकल यूज, क्या क्या एथिकल प्रॉब्लम्स इमर्ज कर सकती हैं विद AI। हाँ, अभी इन्होंने हैक बोला, एक 15 साल का लड़का था, मतलब जब गवर्नमेंट से कुछ कोर्स थे वो टैकल नहीं हो रहे थे, तो पता लगा कि एक हैकर है और ज्यादा उम्र में नहीं है। उसने बोला पैसे रखो मैं काम करके दे दूंगा। तो मतलब जो बच्चे हैं उनको भी अब आइडिया लग गया कि AI को आप कैसे बेटर तरीके से यूज कर सकते हो, इसमें एक्सेल हो जाते हो तो आपकी वैल्यू है। अब हैकिंग भी 2 तरह की होती है, एक को आप एथिकल हैकिंग बोलते हो जब आप सरकार के लिए काम कर रहे हो, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरी आगे मिलिशियस, वो अनएथिकली काउंट होती है। तो ठीक है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबसे बड़ा क्लेम आता है। आप इसमें एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो ग्रॉक का, जब वो अजीब सा प्रॉम्प्ट जनरेट हुआ और लोग नेकेड हो जा रहे थे, तो एलन मस्क से पूछा कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ग्रॉक के अगर पीछे बैकएंड पे इन्वेंटर वही, पर उन्होंने बोला मेरे को भी आइडिया नहीं था कि ग्रॉक ऐसा भी कर सकता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाएगी,
तो एक एथिकल बेस्ड इशू आपसे पूछा जा सकता है। एक आ सकता है इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट में दोनों ही चीजें लिखनी होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ये तो आ गया इम्पैक्ट का, जहां पे आपने पॉजिटिव में अच्छी बातें लिख देनी है, नेगेटिव जो एथिकल इशू आ गया, मतलब इन दोनों का मर्जर आपको मिलेगा। एक और आता है, दैट इज चैलेंज। अगर तो लिखा है बस चैलेंज बताने हैं, तो वहां पे आप तारीफ नहीं कर सकते एआई की, और इसका जो कंक्लूजन होगा वहां पे थोड़ी सी तारीफ कर सकते हैं। ये जो सारे हर्डल्स हैं, इनको अगर हम सॉल्व करने में एबल होते हैं तो उसके बाद अच्छे से एआई का यूसेज भी हो सकता है। तो एक चैलेंज बेस्ड क्वेश्चन आता है। इम्पैक्ट का ज्यादातर देखोगे क्रिटिकली एनालाइज इम्पैक्ट ऑफ एआई, या तो पूछ लेगा एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का अलग से पूछ सकता है, तो वो 150 वर्ड्स का होएगा। एक पूछ सकता है सोसाइटी के बियॉन्ड, मेडिकल फील्ड के अंदर, तो सिर्फ मेडिकल में क्या क्या कर सकते हो। तो एक बार चैट जीपीटी से एक पर्सन ने पूछा भी था कि मेरे ये सिम्टम आ रखे हैं, तो उसको बड़ी हाई फाई बीमारी बता दी थी, तो वो एग्जाम्पल आप एड ऑन कर सकते हो। अगेन एथिकल इश्यूज भी आगे, प्लस इम्पैक्ट पूछे थे तो पॉजिटिव भी बताने थे, नेगेटिव भी बताने थे। सोसाइटी के बाद एग्रीकल्चर, ये भी एक सेगमेंट बन सकता है। तो अगर तो आते हैं सेगमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि मेडिकल के ही अंदर बताओ, एग्रीकल्चर के ही अंदर बताओ, ये आपके जॉब कैसे जनरेट करेगा, बस उसी सेक्टर के अंदर बताओ, तो मल्टीपल एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। एक सवाल 250 वर्ड वाला बन सकता है, जिसमें बस सीधा पूछ देगा कि क्या क्या इंपैक्ट्स रहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन डिफरेंट एरियाज। अब डिफरेंट एरिया तो कुछ भी हो सकते हैं, वहां पे आपके पास थोड़ी सी एज बन जाती है कि आपके पास ऑप्शन रहेगी कि ये भी हेडिंग बन जाएगी, ये भी बन जाएगी। ये कुछ मेंस के क्वेश्चन रहते हैं जो एआई ड्रिवन है। ठीक है, इवैल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन करें, तो वहां पे अगला कीवर्ड देखना है आपने कि चैलेंज लिखा है तो सिर्फ चैलेंज के ऊपर ही फोकस करना है, इम्पैक्ट लिखा है तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आएंगे। इवैल्यूएट का मतलब ही क्या है, मूल्यांकन करें, पर उसमें क्या होता है एक यूनिक सी स्टेटमेंट बनाई होती है। ऐसे हो सकता है कि एआई इज बून या फिर कर्स, फिर आगे लिख दिया इवैल्यूएट, तो इस पे क्या लिखोगे। अब बताना है कैसे ये बून होएगा, क्वेश्चन वही है, पॉजिटिव लिखने हैं। और कर्स कैसे होएगा, तो उसका मिसयूज बता देना है, जितने सारे मिसयूज आपको याद आते हैं वो सारे लिख दो। तो इवैल्यूएट ज्यादातर ऐसे आता है जो कमेंट्री वाली स्टेटमेंट्स होती हैं उसके साथ। क्रिटिकली एनालाइज आ गया तो आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि एक दो केस स्टडीज ऐड करो, मतलब दो फैसेट पक्का होंगे उसमें, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। एक एक केस स्टडी दोनों में आएगी। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, वाटर का इन्फ्लुएंस सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ता है, उसमें बोला था कि इसके इम्पैक्ट को एनालाइज करना है आपने। अब वहां पे 250 वर्ड के लिए था और सोसाइटी के ऊपर पूछा था, तो एक सेगमेंट फीमेल को लेके स्पेसिफिक बोला हुआ था कि फीमेल की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो केस स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, केस स्टडी आपको लिखनी पड़ेगी। कोई भी केस आपको याद है, रैंडम एबीसीडी यहाँ नहीं भी पड़ा है, आपको याद है, वो भी आप लिख सकते हो। आप खुद से भी बना सकते हो एक केस स्टडी, पर वो लगनी नहीं चाहिए ऐसी कि आपने खुद से ही बना दी है, वो फेकनेस नहीं उसमें आनी चाहिए, फिर वो ऑथेंटिक लगे। ठीक है, ज्यादा केस स्टडीज खुद नहीं बनानी है, ट्राई करना कि न्यूज़पेपर में जो आती हैं, हाँ मतलब ये सारे आ जाएंगे। तभी बोला फ्रॉम सेफ्टी टू डेवलपमेंट, तो उसके साथ एसोसिएटेड सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक, तो यहां तक हमने सिर्फ अभी स्टैट सा देखा। अब आउटकम में हमें बस इतना सा देखना है कि जो खास खास एआई मॉडल्स थे वो क्या क्या थे। कुछ एग्जाम्पल आपने यहाँ पे देख लिए, उनको थोड़ा सा कौन किसने बनाया वो पेपर में कई बार पूछ लेता है, तो वो भी देख लेंगे। डन।